स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे अब डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा नहीं हुआ था। देखे थे पिछले लेक्चर में, वहाँ पे स्टमक में पाचन हो गया था। मतलब भोजन जो है, जो भी हमने खाना खाया था, डाइट लिया था, अर्थात जिसको हम कायम कहें, मतलब जो आमाशय में भोजन पड़ा हुआ था उसको कायम के नाम से जाना था। अब कायम जो है अभी तो आमाशय में था, लेकिन वहाँ पर पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद अब भोजन क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो आगे कहाँ जाएगा, अब वो आंतों में जाएगा। तो आंत सबसे पहली आंत आती है। आंतें तो दो ही हैं हमारे शरीर में, एक बड़ी आंत है तो दूसरी छोटी आंत है, लेकिन सबसे पहले छोटी आंत में जाता है भोजन, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। तो मतलब हम कहेंगे कि आमाशय के बाद जो पाचन होगा भोजन का, वो कहाँ होगा, आंत में होगा। कौन सी आंत में, छोटी आंत में। तो आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट, छोटी आंत में पाचन। ठीक है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में पाचन, है ना। अब ये हमें ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बातें एकदम स्पष्ट होती चली जाएंगी। कैसे कैसे भोजन कहाँ पर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है उसका। तो एक छोटा सा फिगर हम ड्रॉ करते हैं, उस फिगर के माध्यम से फिर समझते हैं ना। एक रफली फिगर ये है, ये क्या है, ये हम ऑइसोफेगस बना रहे हैं। ऑइसोफेगस के बाद ये भोजन का हमको समझ लेते हैं, भोजन की थैली है ये, ठीक है। अब भोजन की थैली के बाद यहाँ पर ऐसी संरचना लगी होती है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद यही संरचना इस तरह से, ऐसे इसको हम बना रहे हैं थोड़ा सा। फिगर देखेंगे ध्यान से, चीजें अपने आप स्पष्ट होती चली जाएंगी, कैसे कैसे इसमें पाचन होगा, है ना। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे। ये जो पार्ट है नली जैसी संरचना, इस नली जैसी संरचना को हम कहेंगे ये ऑइसोफेगस है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑइसोफेगस का मतलब, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको कहेंगे भोजन नलिका, या फिर खाना, या फिर जो भी कह सकते हैं भोजन नलिका। उसके बाद भोजन नलिका के बाद जस्ट ये जो थैली दिखता है, जो झोला दिखता है, जो बैग दिखता है, इसको क्या कहेंगे, ये आमाशय है, आमाशय। उसके बाद अब देखेंगे आमाशय, और यहाँ पे ये छोटी सी देख रहे हैं संरचना बन रही, ये अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की जैसी संरचना आपको दिखती है, ये वाली संरचना यहाँ पर कहलाएगी। इस संरचना को कहते हैं डाउटनम। क्या, डाउटनम। डाउटनम का मतलब ग्रहणी कहते हैं इसको, ग्रहणी। लेकिन हमें बात याद रखनी है कि हमने कहा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन कराना है। ये तो डाउटनम अगर कह दिया तो फिर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जाएगा। एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, यहीं से। और यहीं पर एक कपाट इस तरह से लगा होता है। कैसे कहेंगे, तो कुछ इस तरह से, ऐसे। मतलब कि एक दरवाजा इधर से लगा रहता है, और तो फिर उसके बाद दूसरा दरवाजा इधर से। आमाशय से भोजन तो छोटी आंत, ये ग्रहणी में या फिर छोटी आंत में चला जाता है। ऐसे देखेंगे इस तरह से कपाट लगे रहते हैं, मतलब इधर से भोजन जाने की प्रोसेस तो है इसमें, लेकिन यही ऐसे जब जाएगा भोजन तो ये खुल जाएंगे। लेकिन बाद में अगर वापस कहने की बात की जाए तो वापस नहीं जा पाते, ये कपाट आप आसानी से ऐसे बंद हो जाते हैं। कपाट कहेंगे, दरवाजा कह सकते हैं, या वाल्व कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक वाल्व लगा था, हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कौन सा वाल्व है। तो आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो वाल्व लगा है, इस तरह से जो वाल्व यहाँ पर लगे होते हैं, इसको पाइलोरिक वाल्व बोले थे। क्या, पाइलोरिक वाल्व। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, पाइलोरिक वाल्व। यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है क्या, कि आमाशय तथा ग्रहणी के बीच में, या फिर आमाशय तथा छोटी आंत के बीच में जो कपाट लगा होता है, जो वाल्व लगा होता है, वो कौन सा वाल्व होता है, तो पाइलोरिक वाल्व। अब पाइलोरिक वाल्व क्यों कहा गया था, क्योंकि हमने ये बताया था कि आमाशय को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था।
सबसे निचला वाला भाग जो आमाशय का था वो पाइलोरिक भाग था, उसी के नाम पर रखा गया है क्या, पाइलोरिक वाल्व। अच्छा, अब इस पाइलोरिक वाल्व के जस्ट तुरंत बाद ही छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। पाइलोरिक वाल्व के तुरंत भाग ही यहाँ से हम देखेंगे कि ये पाइलोरिक वाल्व है, उसके बाद ये सीधा ये सी आकार की संरचना, उसके बाद यहाँ से ये जो सीधा पार्ट इसमें देखेंगे कि रस्सी जैसी ये मुड़ी मुड़ी संरचना दिख रही है, ऐठी हुई संरचना दिख रही है, बंडलों जैसी संरचना दिख रही है। ये टोटल इसको हम कहेंगे कि छोटी आंत है। लेकिन छोटी आंत को हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटी आंत क्या हम कह रहे हैं, छोटी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहले भाग को हम कहते हैं यही डाउडनम, ग्रहणी कहते हैं। पहले भाग को ग्रहणी कहेंगे, डाउडनम। डाउडनम और फिर दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा डाउडनम के जस्ट बाद ये बीच वाला भाग इसका जेजुनम कहलाता है क्या, जेजुनम। और फिर तीसरा वाला पार्ट इलियम कहलाता है, इलियम। 3 भाग होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। मतलब ग्रहणी भी तो किसका पार्ट हुआ, ये छोटी आंत का ही। मतलब भोजन के बाद आमाशय के बाद अब भोजन कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में ही तो कहेंगे। मतलब अब यहाँ पर पाचन कराना है हमारा किसका, तो भोजन का, है ना। लेकिन अब रही बात, सबसे पहले हम एक एक करके जानेंगे तब तो पूरी आंत को समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, डाउडनम में पाचन होगा। ग्रहणी में भोजन कैसे कैसे पाचित होता है, ये बात हमें ध्यान देनी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं ग्रहणी ही क्या होती है। छोटा सा ये हम जान लेते हैं कि डाउडनम ही क्या होती है। डाउडनम ही क्या है, डाउडनम को हम कहेंगे कि सबसे पहली तो बात ये कि डाउडनम जो है ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। क्या, छोटी आंत का, क्या बताओगे, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। छोटा भाग है कौन सा, ग्रहणी। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कितना लगभग होता है, पहला पॉइंट ये छोटा भाग लगभग कहेंगे 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें ये ऐड करना है कि ये जो डाउडनम होती है ग्रहणी, ये अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की होती है। ये सी अक्षर के आकार की होती है, सी अक्षर के आकार की होती है। क्या बताओगे, सी अक्षर के आकार की होती है। कौन सी, तो डाउडनम या फिर ग्रहणी। ठीक है, इतना बता देंगे। इतना पॉइंट यदि जान लेंगे तो डाउडनम के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके बाद यदि यहाँ से क्वेश्चन यदि पूछ लेता है कि डाउडनम कहाँ पर स्थित होता है, तो आप बताओगे क्या कि ये तो जैसे कैविटी की बात पूछ रहा है कि ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है या थोरेसिस कैविटी में होता है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में ही बताया कि थोरेसिस कैविटी का मतलब क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। और वक्ष गुहा का मतलब जहाँ पर फेफड़ा होता है। तो फेफड़े में ये सारी चीजें कभी नहीं होती। आपको क्या बताना है, ये सारी चीजें कहाँ पर स्थित होती हैं। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये आप देख रहे हैं, ये आमाशय सीधा आपका एब्डोमिनल कैविटी या फिर कहेंगे उदर गुहा वाले पार्ट में आता है। बाकी ये आइसोफेगस जो है, आइसोफेगस जाएगा आपको थोरेसिस कैविटी में। अब इसका मतलब यहाँ से भी ग्रहणी किस में आएगी, तो आएगी आपकी इसमें कहेंगे यहाँ पर ये एब्डोमिनल कैविटी है ना, एब्डोमिनल कैविटी। मतलब उदर गुहा। अब उदर का मतलब आप समझ रहे हो, पेट कहते हैं। मतलब ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो पेट वाला है, तो कहेंगे पेट वाले गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि जो हमारी ये ग्रहणी है, इसमें जब भोजन आता है तो ये कपाट के माध्यम से कपाट खुलता है। अच्छा, अब बात हमें ये स्पष्ट करना है कि यहाँ पर जो भोजन उपस्थित है अभी आमाशय में, यदि उस आमाशय में भोजन जो उपस्थित है उसकी प्रकृति पूछ लिया जाए कि आमाशय में उपस्थित भोजन की प्रकृति है कैसी है, मतलब अम्लीय है या फिर क्षारीय, तो आप क्या बताओगे, अम्लीय है। क्यों अम्लीय है, क्योंकि यहाँ पर जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस निकल रहा था और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या उपस्थित था, तो उस गैस्ट्रिक जूस में भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित था, जिसके कारण से भोजन जो था वो क्या एसिडिक नेचर का था। लेकिन वही भोजन यहाँ पर कायम कहला, और जैसे ही कायम यहाँ पर कहेंगे आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे जब बढ़ेगा ये कायम, जिसको हम लिख देते हैं कि ये कायम है। कायम जब भोजन आगे बढ़ेगा यहाँ पर, तो ग्रहणी में भी तो वही अम्लीय ही प्रकृति का रहेगा। लेकिन ये बात नहीं है, स्पष्ट है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रहणी में कुछ एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं और फिर कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती हैं, जिनके कारण से ये कायम जो है उसकी प्रकृति बदल जाती है। क्या बदल जाती है, उसकी प्रकृति बदल जाती है।
तो इसको थोड़ा सा हम और यहाँ पर एक दो स्ट्रक्चर और ऐड करते हैं क्या, कि यहीं पर लीवर उपस्थित होता है। क्या, लीवर। लीवर जिसको जिगर कहते हैं या फिर कहेंगे यकृत। यकृत कहाँ पर उपस्थित होता है, यहाँ पर। यहीं से यकृत जो यकृत पित्ताशय बनाता है या फिर पित्तरस बनाता है। पित्तरस से पित्तरस निकल के कहाँ जाता है, वो ग्रहणी में आएगा। और ग्रहणी में आएगा तो पित्तरस की क्वालिटी कैसी होती है, वो क्षारीय होती है। मतलब यहाँ पर क्षार अम्ल की प्रकृति को क्या कर देता है, क्षार मिल करके उसकी प्रकृति को क्षारीय बना देता है। उसके बाद यहीं से एक और स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं या अग्न्याशय कहते हैं। वो भी आकर के किससे जुड़ी होती है, तो डाउटनम से। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिगर यहाँ पर हमें और ऐड करना है, तब हम समझ पाएंगे कि डाउटनम में पाचन कैसे कैसे होगा। वैसे तो अभी कोई किसी भी प्रकार का ऐसे अगर केवल ग्रहणी की बात करें तो ऐसे में अभी यहाँ पर कोई पाचन नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि किसी भी प्रकार का एंजाइम यहाँ निकल ही नहीं रहा है, तो फिर पाचन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर और ऐड करते हैं। वो क्या है, ध्यान से देखेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा बायोलॉजी में या फिर ह्यूमन बॉडी की जब बात करेंगे। ऐसे होता है। उसके बाद यहाँ से जाकर के ये ऐसे लगा रहता है एक नली के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर ये नलियाँ बनी होती हैं और फिर यहाँ पर कह सकते हैं इसको एक छोटा सा भाग और ऐड होता है ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक नली लगी होती है ऐसे। ध्यान से देखेंगे वास्तव में ये नलियाँ नहीं हैं, ये तो पाचक ग्रंथियाँ हैं। क्या हैं, पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, इतनी सी बात हम आपको स्पष्ट कर पाए। क्या बताएंगे, ये तो ग्रहणी अभी सी आकार की जो संरचना वो ग्रहणी दिखा रही। अब ये क्या है, ये लीवर हमने बना दिया, ये लीवर है। उसके बाद ये पत्ती जैसी लीफ जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये क्या है, ये यहाँ पर पैंक्रियाज है। क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को कहते हैं क्या है, अग्न्याशय। ये अग्न्याशय है और ये यकृत है। ठीक है, अब यहाँ पर एक थैली जैसी ये संरचना दिख रही है, इसको कहेंगे यहाँ पर, इसको कह सकते हैं यहाँ पर पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय। इतनी सी स्पष्ट हुआ फिगर। क्या कि इसी ग्रहणी में कौन सी एक स्ट्रक्चर और आकर के जुड़ रही है, तो ये लीवर की एक नली है जिसको पित्त नली कहेंगे। पित्त नली जाकर के जुड़ रही है किसमें, तो ग्रहणी में जुड़ रही है। उसके बाद अगले एक स्ट्रक्चर है जो कि पाचक ग्रंथि है, वो क्या है, वो उसको हम कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय भी यहाँ पर अग्न्याशय डक्ट द्वारा या फिर अग्न्याशय ग्रंथि या अग्न्याशय नलिका द्वारा किसमें आकर के जुड़ती है, तो इस मतलब सी आकार की संरचना या फिर कहेंगे डाउटनम में जुड़ती है। अब रही बात, हमें ये ध्यान देना है कि डाउटनम में जो भोजन का पाचन हो रहा है वही चीज आपको स्पष्ट करना है या फिर वही चीज हमसे पूछता है। जैसे यहाँ पर कायम की जो प्रकृति है वो तो अम्लीय है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रहणी में जो भोजन उपस्थित होता है उसकी प्रकृति कैसी है, आप क्या बताओगे, अम्लीय बताओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भोजन की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय नहीं, वो क्षारीय नेचर की हो जाती है। अब बोलो कैसे, तो यहाँ पर हमने बताया क्या, पित्ताशय। अब यकृत जो बनाता है वो पित्तरस बनाता है। यकृत क्या बनाता है, हालांकि डिटेल चर्चा भी करेंगे यकृत को फिर से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम ग्रहणी की बात करें। तो यकृत जो बनाता है वो क्या, पित्तरस बनाता है। अब वही पित्तरस यहाँ पर आकर के मतलब पित्ताशय में इकट्ठा होता है और बार बार क्या निकलता रहता है, कहाँ पर, इस नली के माध्यम से जाता रहता है। किसमें, तो इस भाग में मतलब ग्रहणी में पहुँचता है। पित्तरस यकृत के द्वारा कहाँ पर पहुँचता है, तो हम कहेंगे ग्रहणी में पहुँचता है। ठीक है, तो आप यहाँ का क्या कहोगे कि डाउटनम में जो पाचन होता है, यहाँ पर जो भोजन बताओगे कि इसमें जो भोजन है भोजन क्षारीय होता है। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने बताया पित्तरस के कारण, पित्तरस जो होता है वो एक क्षारीय नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान क्षारीय होता है। क्योंकि लिखेंगे आगे, क्योंकि पित्तरस क्योंकि पित्तरस भोजन में मिल जाता है, भोजन में मिल जाता है। समझ पाए बात को क्या, कि यहाँ से जब पित्तरस निकलेगा तो जाकर के भोजन में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पित्तरस की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। यदि हम पीएच मान की बात करें तो पित्तरस की या फिर पित्तरस के पीएच मान जो वैल्यू होती है वो 7.7 ली जाती है। कितनी? 7.7। अब यदि 7.7 कहा जाए तो जाहिर सी बात है आपको भी मालूम होगा कि इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो क्षारीय हो जाएगी।
अब उसके बाद जरा हम देखेंगे कि यहाँ पर अम्ल तो मिला था, एसिडिक नेचर के कारण भोजन के साथ जो भी अदर बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया आए थे भोजन के साथ, वो क्या हो गए थे, वो तो नष्ट हो गए थे। लेकिन मान ही लेते हैं कि कुछ बैक्टीरिया यदि ऐसे बचे हुए हैं अभी, जो कि इस अम्ल के प्रभाव से नहीं नष्ट हो पाए हैं, नहीं मर पाए हैं, तो नहीं डेड हो पाए, तो वो क्या होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे वाले पार्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, आगे वाले पार्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भोजन आगे बढ़ता है तो उसमें जो भी बैक्टीरिया रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पित्तरस मिल जाता है, और पित्तरस की प्रकृति क्षारीय नेचर होने के कारण जो भी बैक्टीरिया बचते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। आप ये बात जान पाए। लेकिन अभी तो यहाँ पर भोजन की प्रकृति की बात हमने कही, अभी पाचन तो नहीं बताया कि किसका पाचन हो रहा है। तो भोजन के ये पित्तरस में मिलने की जो प्रक्रिया हुई उसके कारण से भोजन तो क्षारीय हो गया। लेकिन क्या हुआ कि पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस में, अगला पॉइंट आप लिखोगे कि पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, अब बताओ भाई, जब किसी भी प्रकार का एंजाइम ही नहीं होगा तो फिर पाचन कैसा होगा? बात तो सही है। क्यों? क्योंकि पाचन की क्रिया कौन करता है, तो एंजाइम ही करते हैं। इतनी सी बात तो आपको स्पष्ट है। जब एंजाइम ही नहीं है तो पाचन करेगा कौन? लेकिन बात ये है कि यहाँ पर पित्तरस के साथ कोलेस्ट्रॉल भी जनरेट होता है। किसमें? तो यकृत में। ध्यान ये देना है, भले ही कोई एंजाइम नहीं है तो पाचन नहीं होगा, यहाँ से स्पष्ट है। लेकिन पित्तरस के साथ यकृत में कोलेस्ट्रॉल भी जनरेट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। अब कोलेस्ट्रॉल की बात क्या है, ध्यान से देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का यहाँ पे कह सकते हैं एंजाइम की भांति ही है। कोलेस्ट्रॉल बनता है। क्या हमने बताया कि पित्तरस के साथ यकृत में कोलेस्ट्रॉल बनता है, और कोलेस्ट्रॉल भी इसी पित्त नली के माध्यम से होकर के कहाँ पहुँचता है, तो ग्रहणी में पहुँचता है। हालांकि वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसी का पाचन नहीं करता, वो कहेंगे फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। किसका? फैट का, वसा का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जिसको पायसीकरण कहते हैं। क्या? पायसीकरण। अब ध्यान से देखना है पायसीकरण क्या। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, आमाशय में, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ सकता है जैसे हमारे बताने के अनुसार कि आमाशय में एक एंजाइम निकल रहा था, जठररस में उपस्थित था, उसका नाम क्या था, लाइपेज। लाइपेज का काम यही था कि लाइपेज जो वसा है, वसा को पाचन करके किस में बदल रहा था, तो हम कहेंगे कि वसीय अम्लों में बदल रहा था या ग्लिसरॉल में बदल रहा था। इतनी सी बात। लेकिन रही बात जब यहाँ पर आमाशय में वसा का पाचन हो चुका है तो यहाँ पर फिर पायसीकरण की किसकी आवश्यकता है? पायसीकरण की आवश्यकता क्या है? क्योंकि पायसीकरण फैट का ही केवल होता है। किसका पायसीकरण होता है? पायसीकरण हम कहेंगे तो केवल फैट का होगा इसमें। अब फैट का मतलब क्या है कि हमने लिख दिया, जैसे ये फैट है, फैट के जो भी यहाँ पर जैसे जो लाइपेज एंजाइम था वो पूरी तरीके से हम कहेंगे कि वो पाचित नहीं हो पाया था, वो पूरी तरीके से वसा का मान लेते पाचन नहीं कर पाया, तो इसका मतलब आप पूरी तरह से वसा जो है वो वेस्ट हो जाएगी। भाई जब इसका यहाँ पर पाचन नहीं हो पाया तो क्या और मतलब आगे वाले भागों में भी पाचन नहीं होगा? लेकिन नहीं, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक काम करता है। वो काम क्या करता है? वो आएगा यहाँ पर फैट का क्या कर देगा, फैट को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। यहाँ पर जो फैट बची है ना वो अभी मोटे मोटे टुकड़ों में बची थी, ऐसा हम कहेंगे। तो यहाँ पर आएगा तो उसी फैट के कई टुकड़े कर देता है। क्या? जैसे मान लेते हैं कि फैट का ये छोटे छोटे इतने मॉलिक्यूल, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, इसी को क्या कर देना, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का मतलब ये है ताकि यहाँ की जो आंतरिक ग्रंथियाँ हैं वो उस फैट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। क्या कर सके? फैट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझ पाए? क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस किस में होती है, आंत में या फिर आंत के किस भाग में होती है? तो आप बताओगे किस में होती है, तो डोडेनम में होती है। अब ये इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस कराता कौन है? तो यहाँ पर आप कहोगे कि कोलेस्ट्रॉल या फिर पित्तरस कराता है। क्यों? क्योंकि पित्तरस के साथ ही तो कोलेस्ट्रॉल जा रहा था। ये बात बताओगे ना? या फिर कहोगे कि यकृत करवाता है। क्यों? क्योंकि यकृत ही तो कोलेस्ट्रॉल को जनरेट कर रहा है। लेकिन हो कहाँ रहा है? तो डोडेनम में हो रही है।
डाउटनेम में हो रही ना, इतनी सी बात स्पष्ट हुई। तो अब क्या हुआ कि इसी फैट के मोटे मोटे टुकड़े किसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। अब ये छोटे टुकड़े तो भाई आसानी से कोई भी खा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं मिठाई है, एक स्वीट है, स्वीट का मान लेते हैं बड़ा सा टुकड़ा आपको खाना हुआ, तो आपको एक बार आप मतलब इस टुकड़े को एक बार में नहीं खा पाएंगे, या फिर कहेंगे इस बड़े से टुकड़े को खाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा सा टुकड़ा पड़ा पड़ा खराबी हो जाएगा, आप खा नहीं पाओगे। लेकिन क्या हुआ कि यदि इसी टुकड़े को चार मतलब एक बड़े भाग को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो उसके छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे। अब तो भाई खाने में बहुत ही आसानी होगी, आप क्या कर सकते हो, आसानी से खा सकते हो। बस वही सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होता है कि फैट को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब ये इमल्सिफिकेशन की क्रिया कौन कराता है, तो आप बताओगे पित्तरस कराता है या फिर कोलेस्ट्रॉल कराता है। ठीक है, इतनी सी बात स्पष्ट हुई। अब यहाँ पर मतलब फैट का पाचन हो रहा है किसमें, तो हम कहेंगे कि ग्रहणी में हो रहा है। उसके बाद आगे क्या हुआ कि पित्तरस के मिलने के कारण जो ग्रहणी में भोजन है वो कैसा है, वो क्षारीय है। ये भी आपने देखा और लिखा भी। उसके बाद सबसे पहले अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ये लीवर भी जुड़ी है, ये पैंक्रियाज जुड़ा है, तो ये बात हमसे पूछा जाता है, एग्जाम हमसे ये पूछना चाहता है कि जो ग्रहणी है, ग्रहणी में सबसे पहले पित्त नली जुड़ी होती है या फिर आग्नेयाशयिक नली जुड़ी होती है। ध्यान से सुनेंगे, ग्रहणी में सबसे पहले पित्त नली आकर के जुड़ती है या फिर कहेंगे आग्नेयाशयिक नली आकर के जुड़ती है। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले कौन सी नली आकर के जुड़ती है, तो यकृत वाली अर्थात पित्त नली आकर के जुड़ती है। इस नली का नाम है यहाँ पर पित्त नली। क्या, पित्त नली आकर के जुड़ती है। उसके बाद यहाँ पर ये आग्नेयाशयिक नली जुड़ती है। अच्छा, यहाँ से इसी क्वेश्चन को दोबारा उलट सकता है, ये क्या है, आग्नेयाशयिक नलिका है। आग्नेयाशयिक नलिका क्या उलट सकता है कि सबसे पहले डाउडेनम में यकृत जुड़ा होता है या फिर कहेंगे कि आग्नेयाशय जुड़ा होता है। तो आप क्या बताओगे, यकृत ही पहले जुड़ा होता है। ठीक है, इतनी सी बात स्पष्ट कर पाए। उसके बाद अब ये देखेंगे कि भोजन यहाँ तक तो क्षारीय हो गया। अब उस क्षारीय में किसी भी प्रकार के बैक्टीरियाज नहीं रह गए, मतलब उस क्षारीय भोजन में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया नहीं रह गए हैं। अब ये भोजन कहाँ है, तो आगे बढ़ेगा। लेकिन बात क्या है, आप हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई भोजन आगे बढ़ेगा लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे भोजन यहाँ से जिस प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रहा था उसी प्रोसेस के थ्रू सारे के सारे पार्ट में आगे बढ़ेगा। किस प्रोसेस, तो क्रमाकुंचन और संकुचन विधि थी। मतलब ये क्या है, ये एक मांसल संरचना है, पूरा का पूरा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कहीं पर हड्डी आपको मिलेगी नहीं। टोटल जो स्ट्रक्चर है वो मांसल संरचना है। और मांस में क्या, एक प्रकार की गतियां होती रहती हैं ऐसे, और वो गति क्या है, वही क्रमाकुंचन संकुचन की गति रहती है, जिसके कारण से भोजन क्या करता रहता, आगे बढ़ता रहता, सरकता रहता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर म्यूकस भी स्रावित हो रहे थे। तो म्यूकस हम कहेंगे पूरे के पूरे आंतरिक सिस्टम या फिर पाचन ग्रंथियां या फिर पाचन सिस्टम जो भी है सब में कहेंगे कि म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस को हमने बताया था एज ए लुब्रिकेंट काम करता है, भोजन को सरकाने का काम करता है, और फिर क्या काम करता है, मांसपेशियों को या फिर पाचक अंगों के आंतरिक भागों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो जिसके वजह से भोजन क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो इसकी बात खत्म हो गई, यहाँ पर ग्रहणी की बात खत्म हो गई। क्या बताओगे आप कि यह एक तो सी आकार की संरचना है, मांसल संरचना है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि यह छोटी आंत का सबसे छोटा पार्ट होता है। उसके बाद कितनी इसकी लंबाई होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर बता सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि ग्रहणी में सबसे पहले आप यकृत जुड़ा होता है या फिर आग्नेयाशय जुड़ा होता है, तो आप बताओगे क्या, यकृत जुड़ा होता है। अगला पॉइंट क्या है कि ग्रहणी में जो भोजन है उसकी प्रकृति कैसी है, तो आप बताओगे कि उसकी प्रकृति क्षारीय है। क्षारीय प्रकृति होने का कारण क्या है, तो उसमें पित्त रस मिल जाता है जिसके कारण से भोजन क्षारीय हो जाता है। अब क्या, जब पित्त रस मिलने के कारण भोजन क्षारीय है तो इसका मतलब पित्त रस भी क्षारीय होगा। ये बात तो ना हुई। उसके बाद अब क्या पूछ सकता है कि यहाँ से देख रहे हैं अभी आग्नेयाशयिक नलिका के बारे में अभी थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि यहाँ से हमने जान लिया ये कि पित्ताशय से जो भी पित्त रस आ रहा था उसके कारण से भोजन क्या हो गया, उसके कारण से भोजन क्षारीय हो गया। लेकिन अब आग्नेयाशयिक नलिका से आग्नेयाशयिक रस निकलता है। क्या निकलता है, आग्नेयाशयिक रस।
अग्न्याशयिक रस निकलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी देख लेंगे। अग्न्याशयिक रस जो निकलता है वो क्या काम करता है, अग्न्याशयिक रस। अब अग्न्याशयिक रस से हम कहेंगे तो इसमें, इस रस में, इस जूस में, या फिर ये भी एक प्रकार का जूस है, इस जूस में एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, यदि इन्हीं को काट काट के अलग कर दिया जाए तो ग्रहणी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। लेकिन अग्न्याशयिक रस से, अग्न्याशयिक रस में क्या उपस्थित होते हैं, तो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अब भाई बताओ कि जहाँ पर एंजाइम आ गया तो वहाँ पर भोजन का पाचन होगा, जहाँ पर एंजाइम आ गया वहाँ पर भोजन का पाचन होगा। अब हमें जानना है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। क्या जानना है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। उसके बाद और कौन सा एंजाइम होता है, तो हम बताएंगे, ट्रिप्सिन नहीं, ये सॉरी, यहाँ पर एंजाइम जो होता है, एक लाइपेज, जैसे वसा का पाचन होता है लाइपेज, उसको या फिर लाइपेज ही कहेंगे। लाइपेज एंजाइम किस में उपस्थित होता है, तो अग्न्याशयिक रस। उसके बाद फिर और क्या होगा इसमें, अग्न्याशयिक रस में, तो अग्न्याशयिक रस में और जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए क्या, एमाइलेज उपस्थित होता है। क्या, एमाइलेज। क्या बताओगे, एमाइलेज उपस्थित होता है। फिर माल्टेज उपस्थित होता है, किसमें, इसी में, माल्टेज। ये एंजाइम्स किस में उपस्थित हो रहे हैं, अग्न्याशय में। ये सभी एंजाइम्स जब इसमें उपस्थित हो रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि भाई भोजन का पाचन करेंगे। और अब बात ये है कि लाइपेज जो एंजाइम है, लाइपेज जो यहाँ पर एंजाइम है, वो पित्त रस या कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो भी छोटे टुकड़े पाइसीकृत किया गया टुकड़ा है, वो इसके द्वारा अब क्या कर दिया जाएगा, अब वो अवशोषित कर लिया जाएगा, उसका पाचन कर दिया जाएगा। किसमें, तो फिर वही वसीय अम्ल में। किसमें, वसीय अम्ल में। ठीक है। उसके बाद अब क्या, एमाइलेज है। एमाइलेज भी क्या करेगा, यहाँ से आपने देखा था कि आमाशय में किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब यही एमाइलेज एंजाइम यहाँ पर उपस्थित नहीं था। क्यों भाई, आमाशय में किसी भी प्रकार का एमाइलेज एंजाइम नहीं था, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ। लेकिन अब अग्न्याशय में उपस्थित है, तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। किसमें होगा, तो ग्रहणी में होगा। तो यहाँ पर इसका एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। आप बताओगे कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख के बाद किस अंग में दोबारा होता है, मुख के बाद किस अंग में दोबारा होता है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में तो हुआ था, उसके बाद ना तो ओइसोफेगस में हुआ, ना ही आमाशय में हुआ, तब जाकर के ग्रहणी में पाचन होगा। किसका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर या फिर ग्लूकोज का पाचन। ठीक है भैया, इतनी सी बात आप जान पाए। उसके बाद माल्टेज का मतलब भी वही है, शुगर का पाचन ही करना। तो ये सब एंजाइम क्या करेंगे, यहाँ पर भोजन को पचाने का काम करेंगे। उसके बाद अब क्या हुआ कि अब यही भोजन, हालांकि अभी अग्न्याशय और फिर लीवर के बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। पहले तो हम ये जान लें कि छोटी आंत में भोजन कैसे कैसे पच रहा है। पहले तो टॉपिक ये है। अब क्या हुआ, अग्न्याशय, इस ग्रहणी से भोजन कहाँ जाएगा, अब देखेंगे कि इस ऐठी हुई या रस्सी मुड़ी हुई जैसी संरचना में पहुंचेगा। तो मतलब कि डाउटनेम का पार्ट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, जेजुनम कहते हैं। क्या, जेजुनम। अब जेजुनम क्या है, जेजुनम का मतलब मध्यांतर कहते हैं। क्या, मध्यांतर। ऐसे ध्यान से देखना, मध्यांतर का मतलब क्या है, मध्य में एक स्थित जो आंत है, या फिर छोटी आंत का मध्य वाला भाग, छोटी आंत का, जैसे इसको हम क्या कर दें, यहाँ से ऐसे ऐसे डिवाइड कर दें, तो ये क्या होगा, ये बीच वाला जो भाग है उसी को मध्यांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यांतर, जेजुनम कहते हैं। अब रही बात कि जेजुनम क्या होता है, अब जेजुनम के बारे में हम ये जानेंगे कि सबसे पहली बात तो इसकी जो लंबाई होती है वो बताओ कि कितनी, 2.5 मीटर लंबी होती है। कितनी, 2.5 मीटर लंबी। कौन सी, जेजुनम वाला पार्ट। जेजुनम वाला पार्ट 2.5 मीटर लगभग लंबा होता है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि इस जेजुनम वाले भाग में, जेजुनम वाले भाग में कहेंगे कि इसके अंदर, जैसे हम ये यहाँ पर जो ये बनी हुई है आंत्र की संरचना, उसकी संरचना इस थोड़ा सा उसके अंदर की, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी आंत है, छोटी आंत की ऐसे कोई ये नली है। हमें क्या दिखाना है कि ये तो बाहर वाली परत हो गई, लेकिन ये क्या है, ये अंदर वाली परत है। अब अंदर वाली परत में क्या होगा,
अंदर वाली परत में हम देख, जैसे एक छोटा सा ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक चैनल की भांति आपको दिख रहा है। ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है ये एक नलिका है, और नलिका क्या है, यही मान लेते हैं कि इसको हम काट लें यहाँ से, और इसी को आपको उठा करके ये दिखा रहे हैं। बाहर वाला भाग तो चिकना है, बाहर से हमें मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि भोजन तो अंदर अंदर जा रहा है। अब अंदर कैसी संरचना है ये हम आपको दिखाते हैं। क्या अंदर कैसी संरचना है, मतलब इस वाले भाग की आंत के कहेंगे भीतरी लेयर आंतों की कैसी बनी है, ये बात हम आपको दिखाते हैं। ये जो नम की, तो ये थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर ऐसी ऐसी कुछ संरचनाएं बनी होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ऐसी अंगुली जैसी संरचनाएं। ये अंगुली जैसी जो संरचनाएं हैं वो किस में आपको देखने को मिलेंगी, ये आपको देखने को मिलेगी आंतों के मध्य वाले भाग में, आंतों की मध्य भित्ति में। अब ये क्या है, ये भैया इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को बिलाई कहते हैं। क्या, बिलाई, बिल्ली भी कह सकते हैं, बिलाई मतलब क्या, इन्हीं को रसांकुर या सूक्ष्मांकुर कहेंगे। पहली बात तो इन्हीं को रसांकुर कहते हैं, रसांकुर। समझ पाओ बात को, थोड़ा सा ध्यान से देखना का। रसांकुर का मतलब क्या है कि आप अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि बिलाई क्या होते हैं, तो बिलाई आप बताओगे कि छोटी आंत की भीतरी दीवार पर उपस्थित अंगुली जैसी आकार की संरचनाएं होती हैं, जिन्हीं को क्या कहते हैं, हम बिलाई कहते हैं। क्या, छोटी आंत की भीतरी दीवार पर उपस्थित अंगुली आकार की संरचनाएं होती हैं, इन्हीं को हम इन्हीं को क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं। अब बिलाई का या फिर रसांकुर का काम क्या हो रहा है कि ये काम क्या करते हैं, भोजन के साथ जो भी पाचक रस निकल रहे हैं या फिर पाचक एंजाइम्स बच रहे हैं, या फिर हम कहेंगे भोजन का जो भी पाचन हो रहा है उसका अवशोषण करते हैं। जैसे एंजाइम्स निकल गए, वो भोजन का पाचन तो करा ही रहे हैं, लेकिन रही बात कि भोजन में जो अवशोषण का काम है वो कौन करता है, वो हम कहेंगे रसांकुर कहते हैं। अब रही बात, इन रसांकुरों पर छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर लगे होते हैं। ऐसे क्या लगे होते हैं, सूक्ष्मांकुर लगे होते हैं। अब ये सूक्ष्मांकुर इनको कहा जाता है, ये अवशोषण या फिर भोजन के अवशोषण की गति को और बढ़ा देते हैं। ये क्या काम करते हैं, भोजन के अवशोषण की गति को और बढ़ा देते हैं। इनको हमने क्या कह दिया, ये सूक्ष्मांकुर है, सूक्ष्मांकुर। ये क्या करेंगे, ये भोजन के अवशोषण की गति को और बढ़ा। अच्छा, अवशोषित करके क्या करेंगे, क्या अवशोषित करते हैं, तो हम कहेंगे जो भी आप खाना खा रहे हो उससे जो पदार्थ निकल रहा है वही। जैसे आप खाने में क्या क्या खाते हो, जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें कि खाने में आप क्या क्या खाते हो, तो आप बताओगे मिठाई खाते हैं, दाल भात चावल ये सब खाते हैं, रोटी खाते हैं, नहीं, यहाँ पर ये नहीं बताना। साइंस की लैंग्वेज में ये सब नहीं चलता। आप बताओगे कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। समझना थोड़ा ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। उसके बाद क्या खाते हैं, उसके बाद प्रोटीन खाते हैं। क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। और उसके बाद फिर क्या खाते हैं, तो वसा खाते हैं। ये 3 पॉइंट खाते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं खाते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते हो। मिठाई खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट वहाँ से मिल रहा है। प्रोटीन, दाल चावल या फिर दाल खा रहे हो या फिर रोटियाँ खा रहे हो, और भी जो फल फ्रूट खा रहे हो, सब इसी में आ जाएंगे। इन्हीं मतलब जितने भी प्रकार के आप डाइट लेते हो, सभी प्रकार के डाइटों में ये 3 ही पॉइंट मिलते हैं आपको। मतलब आप क्या क्या खाते हो, तो कार्बोहाइड्रेट बताया, प्रोटीन बताया, बस। अब रही बात कि इस कार्बोहाइड्रेट से क्या पदार्थ मिलता है, तो कहेंगे ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। अब रही बात यही जो ग्लूकोज है, उसके बाद अच्छा देख लेते हैं प्रोटीन किस में बदलता है, तो कहेंगे एमिनो एसिड में बदलता है। किस में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। उसके बाद वसा किस में, अभी हमने बताया था वसीय अम्ल में। किस में, वसीय अम्ल में। अब ध्यान से देखना है कि ये जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, वसीय अम्ल है, इन्हीं पदार्थों का अवशोषण करते हैं ये बिलाई, और अवशोषित करके क्या अपने पास रख लेते हैं भविष्य के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। अवशोषित करके यही भाग ले जाकर के किसको दे देते हैं, तो ये हमारे ब्लड को दे देते हैं। क्या, कैसे दे देते हैं, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखेंगे। इसके अंदर ऐसी संरचनाएं लगी होती हैं, ऐसी संरचनाएं। ये क्या है, ये कुछ मतलब नालिकाएं हैं, हम कहाँ दिखा दे रहे हैं। एक नलिका, ये वाली जो नलिका है, इसको हम कहेंगे कि ये रक्तवाहिनी है। ये क्या है, ये रक्तवाहिनी है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ये रक्तवाहिनी है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये लिम्फ वाहिनी है, लसिका वाहिनी है। ध्यान से देखेंगे, लसिका वाहिनी है। दोनों नलिकाएं एक साथ चलती हैं,
दोनों नलिकाएं रक्त वाहिनी और लसिका वाहिनी दोनों नलिकाएं एक साथ चलती हैं। अब यहाँ से कि इसी के विलाई के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, यहाँ से ऐसा ऐसा माध्यम जुड़ा होता है कुछ इस तरह से, मतलब एक पार्ट तो इसका लसिका वाहिनी से जुड़ा होता है और एक नलिका वहीं से निकल के आती है रक्त वाहिनी से जुड़ी होती है। अब लसिका वाहिनी किसका पाचन करती है, किसका अवशोषण करती है, तो यहाँ से जो फैट बचा हुआ था उस फैट का अवशोषण कर लेते हैं ये बिलाई, उसके बाद ले आकर के किसको दे देते हैं, लसिका वाहिनी को दे देते हैं। यहाँ से लसिका वाहिनी फैट लेकर के निकल गई। उसके बाद जो यहाँ पर और बच रहे हैं, जैसे यहाँ पर एमिनो एसिड और ग्लूकोज जो बच रहा है, वो ग्लूकोज आकर के किस में मिल जाता है, तो रक्त वाहिनी में, मतलब खून में मिल जाता है और खून निकल के क्या आगे निकल जाता है, मतलब उसके पास एनर्जी आ गई। भाई ग्लूकोज का मतलब एनर्जी आ गई किसके पास, रक्त के पास। अब रक्त के पास जब ब्लड सेल्स के पास एनर्जी, तो हम कहेंगे टिश्यू के पास एनर्जी, टिश्यू मतलब पूरी बॉडी में उस तरह से एनर्जी आ जाती है। आप क्या समझ पाए कि ये बिलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं कहाँ पर, छोटी आंत में। क्या किस काम, मतलब कौन सा काम करके, तो भोजन का अवशोषण करके। तो आप क्या बताओगे कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण होता है किनके द्वारा, तो रसांकुरों के द्वारा। किसके द्वारा, रसांकुरों के द्वारा। ये रसांकुर कहाँ पर स्थित होते हैं, तो आप बताओगे इसी छोटी आंत में स्थित होते हैं। हाँ, ये जो रसांकुर हैं ये आपको ग्रहणी में बहुत ही कम या ना के बराबर मिलेंगे। रसांकुर जो हैं ये हम कहेंगे कि ग्रहणी में बहुत ही कम या ना के बराबर मिलते हैं, लेकिन रसांकुर कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जेजुनम वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे और सब लास्ट तक रहते हैं। ठीक है, तो यही काम करते हैं ये रसांकुर। रसांकुर का मतलब क्या, अंगुली जैसी संरचना स्थित होते हैं किसमें, ये छोटी आंत में। किसका किसका इनका काम क्या है, भोजन का अवशोषण करना। लसिका वाहिनी से मतलब यहाँ से ये वसीय अम्लों को अपने अंदर सोख लेती, लसिका वाहिनी को दे देती। उसके बाद फिर यही जो रसांकुर या फिर बिलाई है या फिर क्या करते हैं, ग्लूकोज या फिर एमिनो एसिड के अपने अंदर ग्रहण करके फिर किसको दे देते हैं, तो रक्त वाहिनी को देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में। इसके बाद यहाँ तो अवशोषण की बात हो गई। अब पूछा जाएगा कि अवशोषण वाली क्रिया किसमें होती है, एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, किसमें होती है, तो आप बताओगे छोटी आंत में ही होती है, छोटी आंत में होती है। लेकिन रही बात कि हमसे ये पूछा जाता है कि छोटी आंत में क्या कोई एंजाइम्स नहीं उपस्थित होते हैं, या फिर छोटी आंत में कितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कितने प्रकार वाली जो बात है वो नहीं कहेंगे, क्योंकि 5, 6, 7 मतलब बहुत सारे एंजाइम्स हैं, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। तो मतलब लगभग जो बताया जाता है वो 5 बताया जाता है। कितने 4-5 हम बता दे रहे हैं। तो क्या कि मध्यांतर या फिर छोटी आंत में जो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम कहेंगे सुक्रेज एंजाइम होता है। क्या, ध्यान से देखेंगे, छोटी आंत में एंजाइमों की संख्या सुक्रेज, फिर उसके बाद अगला एंजाइम है इरेप्सिन एंजाइम, उसके बाद फिर माल्टेज एंजाइम। ये छोटी आंत की बात कर रहे हैं भैया हम, ये जेजुनम की केवल ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि जेजुनम, ये पूरे की पूरी छोटी आंत में पूछा यही जाता है आपसे कि छोटी आंत में कितने प्रकार के या फिर निम्न में से कौन सा एंजाइम छोटी आंत में नहीं पाया जाता है। मान लेते हैं कि सुक्रेज, इरेप्सिन और माल्टेज दे दिया, उसके बाद और फिर कौन सा यहाँ पर आपको दे दिया, यहाँ पर हम कह देते हैं टाइलिन दे दिया। अब बताओ भाई कौन सा एंजाइम इसमें से, टाइलिन ये एंजाइम दे दिया। उसके बाद चलो ठीक है, यदि टाइलिन को हटा दें तो जाइमेज रख देते हैं। क्या, जाइमेज एंजाइम रख देते हैं। ठीक है, जाइमेज हमने रख दिया। अब रही बात कि इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम ऐसा जो कि छोटी आंत में नहीं पाया जाता है। आप क्या बताओगे, जब आपको पता रहेगा तभी ना बता पाओगे। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, लिख ले कि सुक्रेज, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज या फिर लैक्टोज एंजाइम होता है। तो लैक्टोज एंजाइम किस में होता है, ये भी आंत में ही उपस्थित होता है। फिर उसके बाद हम कहेंगे यही 3-4 हो गए ना, 4 एंजाइम। सुक्रेज को देखेंगे किसका पाचन, सुक्रेज के नाम से ही स्पष्ट हो पा रहा है कि सुक्रोज का पाचन करता होगा। अब सुक्रोज का मतलब क्या है, सुक्रोज का मतलब शुगर है। शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट या चीनी कह सकते हो आप। सुक्रोज का मतलब मीठी वस्तु हो वो सुक्रेज कहलाएगा।
तो यहाँ पर सुक्रेज और माल्टेज दोनों का काम एक ही। यहाँ पर सुक्रेज का मतलब ये शुगर का पाचन करेगा, किसका पाचन, या फिर सुक्रोज का ही पाचन करेगा। सुक्रोज भी एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा है। क्या है? सुक्रोज क्या है? एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा। तो सुक्रोज एंजाइम होता है, उसी के नाम से रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो सुक्रोज का पाचन करता है। तो किसका पाचन ये करेगा? सुक्रोज का पाचन करेगा। ध्यान से देखेंगे, सुक्रोज एक पाचक पदार्थ है और सुक्रोज एक एंजाइम भी है। सुक्रोज का पाचन ये एंजाइम कर रहा था, उसी के नाम से सुक्रोज एंजाइम रख दिया गया। ध्यान से देखेंगे तो सुक्रोज का पाचन किस में करेगा? तो हम कहेंगे ना वही भाई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। वैसे पाचन करने का मतलब क्या है कि कठिन तथा अकार्बनिक या फिर कहेंगे कठिन अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। तो सुक्रोज एक प्रकार का कठिन अणु है, बड़ा अणु है। अब इसी को क्या करेगा ये एंजाइम्स, उस पर रासायनिक क्रिया करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो बिलाई वहां पर आएगा, पूरा बिलाई क्या करेगा? अपने आप उसका अवशोषण कर लेगा। ठीक है, तो ये सुक्रोज किसका पाचन, किसमें पाचन करेगा? सुक्रोज तो ग्लूकोज में बदलेगा। किसमें बदलेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज बनेगा। फिर उसके बाद और क्या बनेगा? फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा? फ्रक्टोज बनेगा। मतलब इसमें टूटता है क्या? सुक्रोज। समझ पाए बात को? सुक्रोज एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा, और पॉली का मतलब जहाँ पर पॉली शब्द आ जाए वहाँ पर ये समझिए कि शर्करा के अणु है, लेकिन बहुत सारे अणु मिलकर तब जाकर के सुक्रोज बने। अब वही बहुत सारे अणुओं को अलग अलग कर देता है, छोटा छोटा कर देता है, तो ग्लूकोज बनता है। ठीक, इतने से बात। इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन। आप ये समझिए कि प्रोटीन का पाचन किस में करेगा? तो प्रोटीन समझिए एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब इसी को ये प्रोटीन क्या कर, इरेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। किस में टूटेगा प्रोटीन? तो एमिनो एसिड में टूटेगा। और आप ये जानते किस में टूटेगा? एमिनो एसिड। और आप ये जानते हो कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो एमिनो एसिड से ही होता है। ये भी क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो एमिनो एसिड से होता है। ठीक है, एमिनो एसिड से मतलब कई प्रकार के एमिनो एसिड मिले, कई मॉलिक्यूल में एसिड के, तब जाकर के प्रोटीन बना। और एंजाइम क्या कर रहे हैं? उसी प्रोटीन को तोड़ फोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहे, वही कहलाता है पाचन। फिर बाद में यही एमिनो एसिड विलाई के माध्यम से अवशोषित कर लिए जाते हैं, और उसके बाद हम कहेंगे ब्लड के पास या ब्लड सेल्स के पास पहुंचा दी जाती है, जिससे क्या मिल जाती है? शरीर को एनर्जी मिल जाती है। खाना इस तरह से पचता है। उसके बाद माल्टेज, माल्टेज यहाँ पर एक माल्टोज शर्करा होती है। क्या? माल्टोज शर्करा। अब माल्टोज क्या है? वे जैसे सुक्रोज एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा थी, वैसे माल्टोज भी एक प्रकार की पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा है। ठीक है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा ये भी किस में बदलती है? तो हम कहेंगे मंड में बदलती है। किसको? मंड, या फिर कहेंगे स्टार्च में, या शुगर में कहेंगे, या फिर ग्लूकोज भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो माल्टोज को किस में बदलती है? माल्टेज में बदलती है। ग्लूकोज भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ग्लूकोज में बदलती है। किसको? माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को तोड़ती है। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, सब सही है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ती है। ठीक है, इतनी सी बात आप स्पष्ट कर लें। उसके बाद लैक्टेज, लैक्टेज क्या है? लैक्टेज आपको क्या करता है? यही लैक्टेज एंजाइम जो वसा बची हुई है अभी, मतलब ये सारे पाचन बचे हुए हो रहे हैं। आमाशय में तो कुछ का पाचन हो गया, कुछ का ग्रहणी में हो गया, लेकिन जो भी अभी उस भोजन में बचे हुए हैं उन्हीं सब का पाचन हो पा रहा है। तो यहाँ पर लैक्टोज जो है ये शेष वसा का, हम कहेंगे सभी के सभी शेष पदार्थ बचे हुए, शेष वसा का पाचन करता है ना। वसा का पाचन करता है लैक्टोज, लैक्टोज एंजाइम वसा का पाचन करता है। अब आपको मालूम है कि वसा का पाचन अगर होगा तो यही बात हमसे पूछी जाती है, वसा का पाचन किस में होता है? तो वसीय अम्ल में होता है या फिर ग्लिसरॉल में होता है। वसीय अम्ल मतलब वसा किससे बनती है? तो ग्लिसरॉल से बनती है, या फिर कहोगे आप किससे बनती है? वसीय अम्लों से बनती है ना। तो वसीय अम्ल में होगा वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, या फिर आप क्या कहोगे कि ग्लिसरॉल। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है? एक वसा का छोटा मॉलिक्यूल है। लैक्टोज एंजाइम उस पर क्रिया करेगा, फिर क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल बना। अच्छा, इसी को इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम का हम कुछ भरोसा नहीं करते किस तरह से पूछते, देखो थोड़ा ध्यान से।
सारे पॉइंट्स जब हमें पता रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम लिख दे क्या, वसा लिख देते हैं। देखो क्रिया कैसे करा रहा है, एक रिएक्शन बना देता है और वो रिएक्शन के बारे में हमसे पूछता है। वसा लिख दिया, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे किया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, लाइपेज लिख दिया। क्या, लाइपेज लिख दिया। और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा यही बताना है आप। मतलब आपको यहाँ पर क्या बताना है, वसा पर कौन सा एंजाइम क्रिया किया, लाइपेज एंजाइम क्रिया किया। और लाइपेज एंजाइम वसा को किस में तोड़ेगा, तो वसीय अम्लों में तोड़ता है। यहीं पर आपको वही चीज लिखना है, किसमें, वसीय अम्ल। क्या क्या आपका आंसर होगा, वसीय अम्ल अथवा ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल अथवा ग्लिसरॉल। अक्सर क्या हो जाता है कि मान लेते हैं ये दे दिया और ये दे दिया, हमसे ये चीज पूछ लेता है कि कौन सा एंजाइम क्रिया करेगा, है ना। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना। मतलब कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो यहाँ पर ये चीज पूछेगा कि यहाँ पर क्या आया, तो आपको ये चीज ना लिखनी रहेगी कि लैक्टोज एंजाइम यहाँ पर क्रिया करें। भाई लैक्टोज एंजाइम आएगा, वो रासायनिक रूप से किसको तोड़ेगा, वसा को तोड़ेगा, तो छोटा छोटा हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये चीज समझ में आया कि जेजुनम वाले पार्ट में क्या हो रहा है, जेजुनम वाले पार्ट में अधिकतर भोजन का अवशोषण हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है, भोजन का अवशोषण हो रहा है। कौन कर रहा है, अच्छा अवशोषण की बात आई तो अवशोषण तो बिलाई करते हैं, सूक्ष्मांकुर करते हैं, रसांकुर करते हैं, लेकिन पाचन की बात आएगी तो पाचन कौन करता है, पाचन हमेशा याद रखना एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इलियम है। क्या है, इलियम। इलियम का मतलब ये क्या है, ये छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग है। इलियम का मतलब ये छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग है। यहाँ पर भी क्या, जो कुछ बचे रहते हैं वहीं से भोजन का अवशोषण हो जाता है, पाचन हो जाता है। बाकी इनके बारे में कुछ नहीं। मतलब जितना अब तक हमने बताया, यदि आपने समझ लिया तो इलियम को एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है। हालांकि यदि क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि इलियम की लंबाई कितनी होती है या फिर इलियम किसका भाग है, तो यहाँ से हमें परिचित होना जरूरी है। अब परिचित के संबंध में क्या, इलियम किसका भाग है, तो आप बताओगे ना कि ये छोटी आंत का भाग है। क्या बताओगे, छोटी आंत का भाग है। उसके बाद इसकी जो लंबाई होती है 2.75 मीटर होती है। ध्यान देना, सेंटीमीटर नहीं मीटर होती है। अब मतलब ये हुआ कि इलियम वाला जो भाग हो गया वो हमारी छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग हुआ, और जो डॉटनम था वो हमारी छोटी आंत का सबसे छोटा सा पार्ट था। जान पाए कि आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई एग्जाम का क्या भरोसा कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वो इलियम है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, वो डॉटनम है, मतलब ग्रहणी है। इतनी सी बात स्पष्ट हुई। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि जैसे हमने इलियम कह दिया, इलियम का मतलब आप समझ पा रहे, ये वाला टोटल भाग इलियम हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं एक छल्ले जैसी संरचना ये भी बनी है। क्या बनी है, छल्ले जैसी संरचना यहाँ पर आपको दिख रही है। अब ये क्या है, ये तो बड़ी आंत है। क्या है भैया, बड़ी आंत है। क्या, बड़ी आंत, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत है। बड़ी आंत का ये वाला जो भाग है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बड़ी आंत का ये वाला जो भाग है, इस भाग को सीकम कहा जाता है। क्या, सीकम कहा जाता है। सीकम लिखते हैं इसको, सीकम। बड़ी आंत का ये सीकम वाला, मतलब जहां से बड़ी आंत स्टार्ट होती है उस पहले छल्ले को, पहले भाग को, पहले गोले को क्या कहते हैं, तो सीकम कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि इलियम बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ता है। इलियम बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ता है, तो आप बताओगे इलियम बड़ी आंत के सीकम वाले भाग से जुड़ता है। इलियम जो जुड़ता है वो बड़ी आंत के, यही ना बताओगे कि यह है ना, यह बड़ी आंत के सीकम, सीकम से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, सीकम से जुड़ता है। अब सीकम क्या है, तो आपको हमने बताया ना, सीकम क्या है कि बड़ी आंत का सबसे पहला भाग है, पहला चलो। अब रही बात ये, सब जगह पर कपाट लगे होते हैं। ध्यान देना, हर द्वार पर कपाट लगे रहेंगे कि जहां पर एक भाग खत्म हुआ वहीं पर दूसरा दरवाजा, फिर जहां पर स्टार्ट हुआ वहीं पर दूसरा दरवाजा, ऐसे। जैसे ये आमाशय था, यहाँ पर कपाट लगा था, तो हमने बताया कौन सा कपाट है। लेकिन यहाँ से ये पूरी आंत हुई, छोटी आंत यहाँ पर आकर के खत्म हो रही है। अब रही बात, हमें ये ध्यान देना है
कि यहाँ पर भी क्या कोई कपाट लगा होता है? बिल्कुल लगा होता है। वही चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर भी ऐसे कपाट लगे होते हैं, ऐसे वाल्व लगे होते हैं। इस वाल्व को क्या कहा जाता है? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, याद रखना भी सरल है। देखो कैसे, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। इन्हीं दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? इलियोसीकम बन जाएगा। भाई एक बार इलियम मिला, एक बार सीकम मिला, इलियोसीकम बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो बीच में वाल्व लगा है ना, उसी को कह देंगे इलियोसीकम वाल्व, है ना, इलियोसीकम वाल्व। आप बताओगे क्या? इलियोसीकम वाल्व, इलियोसीकम वाल्व, इलियोसीकम वाल्व। इलियोसीकम वाल्व के द्वारा, ऐसे लिखोगे, इलियोसीकम वाल्व के द्वारा छोटी आंत बड़ी आंत से अलग होती है, बड़ी आंत से अलग होती है, अलग होती है ना। तो मतलब कहने का यह है कि लास्ट सीमा कौन सा है? तो इलियोसीकम वाल्व है। अब ये बात है, इलियोसीकम वाल्व का काम क्या है? ध्यान से देख लेंगे। इलियोसीकम वाल्व का काम, ये वाल्व हमेशा ऐसे लगे रहेंगे, जैसे यहाँ पर ये ऐसे लगा था, ऐसे ही सब जगह पर इस तरह से लगे होते हैं। यहाँ पर ऐसे लगा रहेगा, यहाँ पर ऐसे लगा रहेगा। मतलब बात क्या हुई कि ये आगे आने वाले भोजन को तो अपने अंदर आने देते हैं, लेकिन भोजन को अपने अंदर तो आने देते हैं, लेकिन यदि यही भोजन लौट करके दोबारा जाना चाहे तो ये कपाट आसानी से बंद हो जाएंगे और दोबारा भोजन को जाने नहीं देते। क्या समझ पाए कि जैसे ये ऐसे इस तरह से वाल्व लगे हुए हैं, अब क्या होगा कि आगे से भोजन को तो आने देंगे, खुल जाएंगे, जैसे भोजन एंटर कर गया। अब रही बात, फिर यही कपाट क्या हो जाएंगे? ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे खुले थे ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन दोबारा जब भोजन वापस जाने की कोशिश करेगा तो कपाट तेजी से बंद हो जाएगा और जाने नहीं देते। तो इसीलिए वाल्व का काम इतना है, मतलब भोजन को आगे बढ़ने देंगे, लेकिन वापस यदि उसी नलिका में जाने की बात कहें तो नहीं जाने देता है, तो नहीं जाने देता है। कौन? ये वाल्व। ठीक है, अब देखना, अब बात ये है, ठीक है, इतनी सी बात भी आपको समझ में आ गई। अब हमसे क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा ये पूछता है, टोटल छोटी आंत की टोटल लंबाई कितनी है? छोटी आंत की टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई आप बताओगे क्या कि टोटल लंबाई इसकी 6 से 7 मीटर होती है। ध्यान से देखना, 6 से 7 मीटर अक्सर हमको देखने को यही मिल जाती है कि 6 से 7 मीटर होती है। किसकी लंबाई? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई। उसके बाद ये पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के संबंध में कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। क्या बताओगे? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भोजन छोटी आंत में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? तो हमने क्या अभी कोई नाम थोड़े ना बताया, कोई नाम तो नहीं बताया। क्यों? क्योंकि दूसरा नाम नहीं है, वो कायम ही कहलाता है। मतलब यहाँ जो नाम एक बार पड़ गया वही पूरा अब लास्ट तक चलता रहेगा। कहाँ? जब तक ये बाहर शरीर से नहीं निकल जाएगा तब तक वो उसी नाम से जाना जाएगा। क्या? कायम के नाम से। मतलब छोटी आंत में भोजन भी कायम के नाम से ही जाना जाता है। क्या? कायम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी क्या पूरी की पूरी संरचना या फिर पूरा का पूरा कार्य हमारे छोटी आंत का। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा होगा जो आपको समझ में ना आया। यदि एक आध दो क्वेश्चन की और बात कर लें तो यही हो सकता है कि इस छोटी आंत की जो संरचना होती है या फिर इसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आप बताओगे ना अंदर की स्ट्रक्चर पर विलाई उपस्थित होते हैं। मतलब यदि आपको उसकी संरचना को बहुत ध्यान से मतलब कहेंगे टेलीस्कोप में सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो उसकी संरचना, उसकी सतह कैसी दिखेगी? वो खुरदरी दिखेगी। या फिर वैसे ही टच करोगे तो उसकी संरचना एकदम प्लेन नहीं, खुरदरी दिखेगी, इस तरह से दिखेगी। क्यों खुरदरी दिखेगी? क्योंकि जगह जगह पर विलाई उपस्थित होने की जाहिर सी बात है। बस इतना सा पॉइंट था हमारे छोटी आंत में पाचन। अब भोजन क्या होगा? छोटी आंत के बाद सीकम में आएगा, मतलब बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत के बाद फिर पाचित होते होते लास्ट में शरीर से बाहर आपको करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। क्या
छोटी आपके बारे में पाचन था, और बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.